हेलो दोस्त। आज हम लोग ट्वेल्थ का हिस्ट्री पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोग को फर्स्ट टाइम बताए थे हिस्ट्री का डिफिनीशन उफिनीशन सब आपको समझा दिए थे, सिलेबस सिलेबस सब आपको हम बता दिए थे, जिसमें क्या पढ़ना है, कितने नंबर का सब्जेक्टिव, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है और कैसे एग्जाम का सिलेबस होता है, ये सब हम लोग जिक्र किए थे फर्स्ट क्लास में। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इस हिस्ट्री के अंतर्गत जो फर्स्ट बुक है एंशिएंट, उसके बारे में हम लोग जाने, पढ़ें और समझें। तो हिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट बुक को आज से शुरू कर रहे हैं, जिसका पार्ट जो फर्स्ट है, इस पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता में हम लोग दो तीन टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश करेंगे। जैसे ये हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई, इसका विनाश कैसे हुआ, यह भारत में है या भारत से बाहर, या इस किस महाद्वीप में पड़ता है, इसकी क्या क्या विशेषता थी, इसमें मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विनाश कैसे हुआ, इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, ये किस ईस्वी तक अपने चरमोत्कर्ष पर था, इसके खोजकर्ता, इसमें तरह तरह के बारे में, तरह तरह के वस्तु जैसे ईंटें, मनके तथा अस्थिया का जो प्रमाण मिला है, वो प्रमाण कहाँ पे मिला है, ये कितने वर्ष पुराने हैं, और इसकी तरह तरह की विशेषताओं को हम लोग बारे में पढ़ने का कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ जो है हम लोग पार्ट फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे, जिसमें दिया है कि ईंटे का निर्माण कैसे होता था, ईंटे में जो घर होते थे उसमें किस प्रकार की ईंटों का निर्माण में लगते थे ईंटे, जैसे कच्ची ईंटे या पक्की ईंटे, इसमें मनके क्या होते थे, जो अस्थिया है वो अस्थिया की क्या प्रधानता होती थी, इस अस्थियों को हम लोग किस आधार पे यह डिनोट किए कि यह अस्थि कितनी वर्ष पुरानी है, कितनी वर्ष नई है, और इसका यह अस्थि किस जानवर का है। तो इस तरह के हम लोग बहुत सारे बात पे यहाँ पे जिक्र करेंगे और हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए इसके अंतर्गत हम लोग आज पार्ट फर्स्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम हुआ हड़प्पा सभ्यता। और उस हड़प्पा सभ्यता में ईंटे, मनके तथा अस्थिया के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक शायरी लिखा हुआ है, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो आप इस बात से अगर कुछ सीखने का कोशिश करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर मतलब इस वर्ड का कहने का अर्थ ये है, ये वाक्य का कहने का अर्थ ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप में वो क्वालिटी आ जाएगी जो लाखों बच्चों से मतलब आप एक अलग दिखेंगे। मतलब ये सब कहने का इसका अर्थ यही है, इसलिए आप लोग मेहनत करिए और करते रहिए। आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग आज थोड़ा मोड़ा फिर जिक्र करेंगे कि इतिहास क्या है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है और किसका नहीं। तो इसमें फर्स्ट हम लोग जानने का कोशिश करते हैं आज फिर कि इतिहास क्या है। तो इतिहास में हम लोग आप लोग को बता दिए कि 3 पार्ट में ये बांटा हुआ था इतिहास, हिस्ट्री को हम आप लोग को बताए थे कि 3 पार्ट में हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट था एंशिएंट, दूसरा था मिडाइवल और थर्ड था मॉडर्न। इसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास, इसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, और इसको बोलते हैं आधुनिक इतिहास।
तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, और ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। तो ये तीनों पार्ट हम लोग को 11th और 12th में पढ़ना है। तो लगभग तो हम लोग को फर्स्ट पार्ट जो है वो 11th और 12th दोनों में पढ़ना है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसका नाम है प्राचीन इतिहास। और इसमें भी हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, जिसका आप लोग का हम नाम बताए थे, क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं। और उस सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास क्या है। ठीक है, उस दिन तो हम पूरा बताए थे आप लोग को, जिक्र मतलब बेसिक जिक्र आपको बताए थे कि इतिहास क्या है। लेकिन आइए आज थोड़ा मोड़ा हम शॉर्टकट में बताने का कोशिश करते हैं कि इतिहास क्या है। तो ये एनसीईआरटी के बुक के अनुसार हम लोग को दिया है कि बीती हुई घटनाओं का काल क्रमानुसार लिखित विवरण इतिहास कहलाता है। तो इस वर्ड को हम लोग अगर समझे, अच्छा से डिफाइंड करें, तो ये दिया है कि हमारा जो समय है उस समय को बहुत सारे टाइम पीरियड में बांटा गया है। अगर हम लोग देखें तो इस टाइम पीरियड के अनुसार हम लोग जो अध्ययन करते हैं बीती हुई घटनाओं का, यानी कि भूतकाल का, जो हम लोग समय के अनुसार, टाइम पीरियड के अनुसार हम लोग बीती हुई घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं उसी की हम लोग इतिहास कहते हैं। और इतिहास को हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है? अगर यहाँ पे एक दो बात देखें तो हम लोग जानने का, यहाँ से इसको हटाना है। अगर यहाँ पे एक दो बात हम लोग देखने का कोशिश करें, फर्स्ट बात ये हमारा हुआ कि हम लोग इतिहास को, यानी कि हिस्ट्री को पढ़ते क्यों है? इसको हिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं? फर्स्ट ये मेरा ये बात हुआ कि हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं। पहले हम आप लोग को ये बता दिए कि हिस्ट्री होता क्या है। मतलब हिस्ट्री वो मतलब सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बीती हुई घटनाओं को एक समय के अनुसार, एक काल क्रम के अनुसार पढ़ने का कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। यानी कि जो घटना बीत गया है उसको हमारे इतिहासकारों ने अपने समय में बुक में लिखा और उसी इतिहास को हम लोग समय के अनुसार पढ़ते हैं, उसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बीती हुई घटनाओं का, जो घटना बीत गया है, आने वाला नहीं है, जो प्रेजेंट में चल रहा है वो नहीं, जो घटना बीत गया है उसी घटना को समय या टाइम पीरियड के अनुसार, काल कर्म यानी कि टाइम पीरियड के अनुसार जो लिखित विवरण है उसको पढ़ने का जो हम लोग काम करते हैं उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इतिहास को पढ़ते क्यों हैं? तो इतिहास को हम लोग को पढ़ के फायदा ये होता है कि हम लोग अपने जो भविष्य है उसको सही करने का कोशिश करते हैं। किसे? भूत से सीख के। यानी कि जो हम लोग के बीच घटना बीत गया है उसको हम लोग पढ़ के, समझ के, और उन जो गलती हम लोग किए हैं भूत में उसको भविष्य में न दोहराया जाए, इसके कारण हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं और उससे सीखते हैं कि हम लोग की अपने अंदर क्या क्या बदलाव हुआ, कैसे हुआ, और क्या क्या बदलाव करना आवश्यक है और कैसे इन सब को हम लोग बदलाव कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और सीखते हैं, उसके बाद में हुई गलतियों को सुधारते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। फर्स्ट बात ये हो गया कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए लगभग हम आप लोग को शॉर्ट में ही आज बताने का कोशिश किए हैं कि हिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होता है और हिस्ट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो फिगर आप लोग को दिख रहा है
ये फिगर है हेरोडोट्स का। ये हेरोडोट्स के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करें तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं इतिहास का पिता। अगर पूछा जाए कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसे कहते हैं तो अरस्तु को कहते हैं। यही ये व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास के बारे में बहुत सारी हम लोग को जानकारी दी है, ठीक है। और इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। इसी हिस्टोरिका पुस्तक में इन्होंने बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकारी दिया। सबसे पहले यही एक व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास के बारे में जिक्र किया, इसीलिए हम लोग इनको इतिहास का पिता कहते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इतिहास का पिता कहते किसे? हर एक विषय का एक पिता होते हैं, हर एक विषय का एक जनक होते हैं। तो इसी तरह इतिहास के भी एक जनक के रूप में जाने जाते हैं हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को ही हम लोग इतिहास का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं, ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले हिस्ट्री पे काम किए, हिस्ट्री के बारे में बताएं, हिस्ट्री से हम लोग को अवगत कराएं। और इन्हीं का एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। सबसे पहले इस पुस्तक की रचना इन्होंने ही की थी। और यहाँ पे हम लोग इस पुस्तक के बारे में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है, तो हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है? हेरोडोट्स की है। अगर पूछेगा कि हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है तो हेरोडोट्स की है हिस्टोरिका पुस्तक। आइए आगे देखने का कोशिश करते हैं क्या कह दिया है। यहां पे दिया है एडी, यहां पे एक शब्द दिया है एडी यानी कि एनो डोमनी या ईस्वी। एडी का अर्थ क्या होता है और क्या नहीं होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे जगह को बहुत सारे जगह पे एडी शब्द से परिचित होने का कोशिश करेंगे। एडी शब्द के बारे में जिक्र दिया है, तो हम लोग अगर पहले समझ लें कि एडी का अर्थ होता क्या है तो हम लोग को बाद में जो चैप्टर के वर्ड में आएगा उसको हम लोग को समझने में आसान होगा। तो एडी का अर्थ होता है एनो डोमनी यानी ईस्वी। तो एनो डोमनी का अर्थ क्या होता है? तो एनो डोमनी के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करें तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ईसा मसीह। ये ईसा मसीह जो ईसाई धर्म है ना, ये ईसाई धर्म के धर्म गुरु थे। और इन जो ईसा मसीह थे ये ईसाई धर्म के जो धर्म गुरु थे, ईसा मसीह को ईसाई लोग अपना धर्म गुरु समझते थे। उनको एक तरह से देखें तो हिंदू धर्म में जैसे हम लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते हैं, मुस्लिम धर्म में जैसे लोग अल्लाह अकबर को मानते हैं, उसी तरह जो ईसाई धर्म वाले मानने वाले हैं वो अपना भगवान ईसा मसीह को मानते थे, ठीक है। ये वही ईसा मसीह है जिनको ईसाई धर्म वाले लोग अपना भगवान मानते हैं। तो ये बोला जाता है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था ना, उनके जन्म के बाद के समय जब शुरू हुआ था, मानिए कि आज उनका जन्म हुआ, तो आज जब उनका जन्म हो गया, वो जन्म के बाद से जो समय शुरू हुआ उसी समय को हम लोग कहते हैं एनो डोमनी। इंग्लिश में ये एनो डोमनी कुछ नहीं है, इसका इंग्लिश अनुवाद है एडी का। एडी का अगर हम लोग फुल फॉर्म जानने का कोशिश करें तो ये हो गया एनो डोमनी, यानी कि ये इंग्लिश का वर्ड है एनो डोमनी। अगर हिंदी में हम लोग इसका जानने का कोशिश करें तो इसी को बोलते हैं ईस्वी। जैसे अभी क्या चल रहा है 2027, तो ये हो गया 2027 ईस्वी, ठीक है। 2000 इसमें ईस्वी हो गया, 2000 क्या हो गया? ईस्वी हो गया, और 27वां क्या हो गया? वर्ष हो गया। तो ये हो गया हम लोग का 2000 ईस्वी। ईस्वी इसमें समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ये हो गया हम लोग का क्या? ईस्वी, और ये हो गया वर्ष, ठीक है। तो वहां से अगर पूछेगा कि एडी किसे कहते हैं यानी कि एनो डोमनी किसे कहते हैं, तो हम लोग ये लिखने का कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग एग्जाम हॉल में जो भी लिखने का कोशिश करिएगा वो अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करिएगा, या ना कि कोई टीचर जैसे बता दिया जैसे लिखवा दिया उसी को हम लोग लाइन बाय लाइन रट के और उसको लिखने का कोशिश करें, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम हॉल में जब आप लोग प्रवेश करिएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर पे आप लोग का फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ये दिया होता है कि जो बच्चे एग्जाम देने आए हैं वो अपने भाषा में और अपने लैंग्वेज के अनुसार
उस क्वेश्चन को डील करने का कोशिश करें। तो इसमें दिया है ना, ईस्वी अगर पूछेगा कि एडी का अर्थ क्या होता है तो आप लोग ये लिखिएगा कि ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो समय काल शुरू हुआ उस समय काल को हम लोग ईस्वी कहते हैं। उस समय के मतलब उस समय काल को हम लोग उस समय के काल के बाद को हम लोग ईस्वी कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो काल शुरू हुआ उसको हम लोग आगे जिक्र करेंगे। बस इतना ही याद रखिए कि एनो डोमिनी क्या है, ठीक है। तो ये दिया है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। आजकल एडी की जगह सी कॉमन एरा का प्रयोग होता है। माने ये कह रहा है कि आजकल के समय में, मॉडर्न युग के समय में जो है ना, इसी कॉमन एरा का प्रयोग होता है। किसके जगह पे, एडी के जगह पे। एडी की जगह पे क्या होने लगा है, सी, यानी कि कॉमन एरा का प्रयोग होने लगा है। आइए आगे आइए। बीसी, देखिए हम आप लोग को बताए हैं कि एडी का अर्थ क्या होता है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी बोला जाता है। उसी तरह ईसा मसीह के जन्म को समय से पहले के समय को बीसी बोला जाता है। बीसी का अगर इंग्लिश अर्थ देखिएगा तो बोलता है लोग बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, ईस्वी से पूर्व के समय को ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और इसको शॉर्टकट में बीसी कहते हैं। बीसी का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो ईसा पूर्व। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा ईसा पूर्व, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले जो समय था उसको हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को समय को हम लोग एडी यानी कि ईस्वी बोलते हैं, ठीक है। तो एडी और बीसी में आप लोग को कंफ्यूजन हमारे देखने से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ईस्वी एडी यानी कि ईसा मसीह के बाद का समय, और बीसी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को ईसा पूर्व कहा जाता है। ये पूछता है क्वेश्चन कि ईसा पूर्व किसे कहा जाता है, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को एडी कहा जाता है, पहले के समय को बीसी कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी कहा जाता है, ठीक है। आजकल बीसी की जगह बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, जैसे वो में कॉमन एरा था तो इसमें क्या हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा का शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो पूछेगा कि एडी के जगह आजकल मॉडर्न युग में एडी की जगह किसका प्रयोग हो रहा है, एडी की जगह किसका प्रयोग हो रहा है, तो सी कॉमन, एक मिनट दोस्त, एक मिनट कैसे इधर अगले सी कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे एडी को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ईसी, फिर गलती कर दी, हटाइए। एडी की हम लोग क्या जानने का कोशिश करते हैं, सीई, कॉमन ईरा। इसी तरह बीसी को हम लोग क्या जानने का, क्या आज अभी मॉडर्न युग में जानते हैं, बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। बस इतना ही रहने देते हैं, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं। बीसी की जगह बीपी, बिफोर प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग भी किया जाता है।
माने बीसी बिफोर कॉमन ईरा के जगह क्या होता है बीपी बिफोर प्रोजेक्ट का भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अभी के समय में क्या कर रहे हैं बिफोर प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं किसके जगह बीसी बिफोर कॉमन ईरा के। शताब्दी यानी कि 100 वर्षों के समय को क्या कहा जाता है शताब्दी, इसी को हम लोग बोलते हैं शताब्दी वर्ष। यहाँ पे एक हम लोग कॉन्सेप्ट जानने का कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग आपसे पूछें कि 1850 ईस्वी को हम लोग किस शताब्दी में काउंट करेंगे, अगर आपसे हम लोग पूछें कि 1850 ईस्वी जो है इसको हम लोग किस शताब्दी में काउंट करेंगे तो आप लोग क्या बताइएगा, थोड़ा कमेंट करिए तो। तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं। जो हम पूछे थे आप लोग को 1850 ईस्वी को किस शताब्दी में काउंट करेंगे, तो बता रहे हैं लोग कि कुछ बच्चे बता रहे हैं 19वीं शताब्दी और कुछ बच्चे बता रहे हैं 18वीं शताब्दी। फर्स्ट 19वीं शताब्दी, सेकेंड 18वीं शताब्दी। थर्ड बता रहे हैं 18वीं और 19वीं दोनों, और डी बता रहे हैं नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें होगा या हम लोग 19वीं शताब्दी में काउंट करेंगे। पूछिए लोग कैसे, तो यहाँ पे होगा इसे जैसे 1800 के बाद में अगर हम लोग काउंट करें, जैसे 1801, 1802, 1803, तो ये सारा 1801 से लेके ऐसा ही करते करते 1899 तक हम लोग जब जाएंगे तो इसको 19वीं शताब्दी में काउंट करेंगे। और उसी तरह अगर आ जाए यहाँ पे कि 1795, 1796, अगर यहाँ पे दे दिया जाए 1796, तो ये हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग जिक्र करने का कोशिश करते हैं, उसको अच्छा से हम नहीं समझा पाए हैं और आप लोग समझे भी नहीं होइएगा, तो एक बार और कोशिश करते हैं। जैसे दे दिया वो 1201 मिनट, 1201, 1305, 1906, 1002, 1009, इसको हम लोग किस शताब्दी में काउंट करेंगे। पहले हम आप लोग को बताए थे ना कि 100 वर्ष के काल को दिया था, जो अगर 100 वर्ष काल 100 वर्ष अगर पूग जाता है तो इस 100 वर्ष को हम लोग शताब्दी वर्ष कहते हैं, यानी कि 100 यानी कि शताब्दी वर्ष। उसी तरह 10 वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, दशक वर्ष। ठीक है, तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि अगर 1201 दिया हो, 1305 दिया हो, 1906 दिया हो, 1002 दिया हो, 1009 दिया हो, तो इसको कौन से शताब्दी में काउंट करेंगे। तो अगर 1200 से क्रॉस कर गया तो उसको हम लोग करेंगे 13वीं शताब्दी में काउंट। अगर 1305 1300 से क्रॉस कर गया तो हम लोग उसको करेंगे 14वीं शताब्दी में काउंट। अगर 1906 दिया है तो इसको 20वीं शताब्दी में काउंट करेंगे, क्योंकि ये 19वीं शताब्दी क्रॉस कर गया है। 1002 दिया है तो उसको हम लोग 11वीं शताब्दी में काउंट करेंगे, क्योंकि ये 1000 जो है वो शताब्दी क्रॉस कर गया है। इसी तरह अगर हम लोग 1009 दिया हो तो इसको हम लोग 11वीं शताब्दी काउंट करेंगे, क्योंकि 1000 ये वर्ष पूरा कर लिया है और ये 11वें मतलब 11वें 100 वर्ष में चला गया है, इसलिए इसको हम लोग 11वीं शताब्दी में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि 1000 वर्ष के साल को क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं, और 10 वर्ष को दशक वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इतिहास का काल विभाजन। अब हम लोग जानेंगे कि इतिहास का जो विभाजन हुआ टाइम पीरियड के अनुसार, उस टाइम पीरियड के अनुसार कैसे कैसे विभाजन हुआ, कैसे कैसे विभाजन नहीं हुआ, आइए देखते हैं हम लोग। इतिहास का काल विभाजन
यानी कि इतिहास का टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ इतिहास, टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का समय विभाजन। अब देखिए यहाँ पे इतिहास के समय विभाजन में देखते हैं तो फर्स्ट आता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको आरंभ से माने जिसका आरंभ हुआ था 3000 ईसा पूर्व। अगर हिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्राग ऐतिहासिक काल का शुरुआत कब से हुआ, तो 3000 ईस्वी पूर्व से प्राग ऐतिहासिक काल का शुरुआत हुआ। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले भी 3000 वर्ष पूर्व जो इतिहास लिखा गया उसी को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ये आरंभ से। उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानिए ये यहां से आप लोग का हिस्ट्री शुरू हो रहा है। अगर यहां से हम लोग का हिस्ट्री शुरू हो रहा है 1 से, तो ये मानिए यहां से यहां तक का जो समय है वो 3000 ईसा पूर्व है शुरू से। यहां से हिस्ट्री हम लोग का शुरू हो रहा है, तो यहां से यहां तक के समय को हम लोग कह रहे हैं 3000 ईसा पूर्व। यहां से यहां तक के समय को हम लोग क्या कह रहे हैं 600 ईस्वी पूर्व। अब देखिए जो पहले का समय था ना ईसा पूर्वी, ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय था जिसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, बिफोर बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, उसका जो काउंटिंग होता था ना उल्टा होता था। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को समझाएं तो ये शुरू हो गया अगर 100 वर्ष से, यहाँ पे 100 वर्ष है तो ये घटता था। ईसा मसीह के जन्म का जो टाइम पीरियड है बिफोर बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, वहां पे समय घटता था। जैसे यहां से समय शुरू हुआ 100 वर्ष से, तो बाद में होगा 99 वर्ष, उसके बाद में होगा 98 वर्ष, उसके बाद में होगा 97 वर्ष, इस तरह हुआ। जबकि जब ईसा मसीह का जन्म हो गया, जिसको हम लोग एडी बोले, ईसा पूर्व के बाद में जो समय हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद का, जिसको हम लोग क्या बोले ईस्वी बोले, एडी बोले, उसमें समय का जो काउंटिंग हुआ वो बढ़ते क्रम में हुआ। जैसे 1 से शुरू हुआ तो पहला जैसे 1976, सब आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 1976, 1977, 1978 ऐसे। या फिर देखिए तो ये हो गया 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, इस तरह से ये शुरू हुआ। ठीक है, तो इसी तरह अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय हम लोग देखें, एक मिनट अगले से नहीं, ठीक है यहीं पे रहने। तो हम लोग को समझा दिया आप लोग को कि ईसा मसीह के जन्म का पहले का जो समय था वो उल्टा काउंट होता था, और ईसा मसीह के बाद का जो जन्म है वो जन्म के बाद का समय सीधा काउंट होने लगा। तो इसी तरह ईसा मसीह के जन्म से पहले यहाँ से मानिए ईसा मसीह के यहाँ से आइए, यहाँ पे अगर समय का हम लोग हिस्ट्री में काउंट शुरू करें तो यहाँ से यहाँ के समय को हम लोग बोल दिए 3000 ईसा पूर्व। इसी को क्या बोला गया प्राग ऐतिहासिक काल। इसको क्या बोले प्राग ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व। और उसके बाद में आता है कि आदि ऐतिहासिक काल, तो 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। यहाँ आइए तो हम आप लोग को बता दिए, यहाँ पे हो गया प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व, ये हो गया 600 ईसा पूर्व,
ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के समय को हम लोग क्या बोलेंगे, आदि ऐतिहासिक काल। यहाँ के समय को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल। और उसके बाद में आता है इतिहास। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ने का कोशिश करेंगे, इतिहास। तो आइए, इतिहास हम लोग का शुरू होता है यहाँ पे 600 ईसा पूर्व से वर्तमान। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि इतिहास की शुरुआत कब से होती है, बहुत मस्त क्वेश्चन यहाँ से बना। इतिहास की शुरुआत तो 600 ईस्वी पूर्व से हम लोगों का वर्तमान इतिहास की शुरुआत होता है। वर्तमान इतिहास का शुरुआत होता है। तो हम लोग यहीं इतिहास पढ़ने का कोशिश करेंगे। जैसे 3000 प्रारंभ इतिहास से लेकर 3000 ईसा पूर्व के इतिहास को हम लोग प्राग ऐतिहासिक बोले। 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इतिहास को हम लोग आदि इतिहास बोले। और इतिहास का शुरू कहाँ से होता है, तो 600 ईसा पूर्व से वर्तमान आज तक हम लोग जो पढ़ेंगे उसको इतिहास बोलेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि हम लोग एकदम सिर्फ जानते हैं कि इतने समय से इतने समय को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, उसके बारे में हम लोग के पास लिखित कोई भी विवरण नहीं है। जैसे ना उसका जिक्र किसी वेद में, पुराण में, उपनिषद में कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आदि ऐतिहासिक काल अगर प्रागैतिहासिक काल अगर पूछेगा हम लोग कि प्रागैतिहासिक काल का डिफिनीशन क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका विवरण यानी कि जिसका साक्ष्य हमें लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, जिसकी जानकारी हमें लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, उस काल को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। सपोज दैट अगर आज के समय का इतिहास के बारे में जानकारी हम लोग लिख के नहीं रखते हैं, नहीं मिलता है, तो इसी समय को हम लोग जान जाए कह देंगे प्रागैतिहासिक काल। तो कुछ समय पहले के लोग जो होते थे, जो स्टार्टिंग के लोग होते थे, वो इतिहास को लिख के नहीं रखते थे। तो इतिहासकारों ने जब टाइम पीरियड के अनुसार इस इतिहास को बांटने का कोशिश किया, तो वो बोला कि हम लोग प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहेंगे जिसका विवरण हमें लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल। इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो इसका टाइम पीरियड होगा प्रारंभ से 3000 ईसा पूर्व के समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसी तरह आदि ऐतिहासिक काल हम लोग आपको बताए हैं कि वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, तो आदि ऐतिहासिक आपका टाइम पीरियड देखिए यहाँ पे हो गया आप लोग का प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल हम आप लोग को बता दिए। इसका टाइम पीरियड क्या था, फर्स्ट टाइम पीरियड पूछेगा प्रारंभ से 3000 ईसा पूर्व। इसका डिफिनीशन हो गया कि जिसकी जानकारी हमें लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सेकेंड हो गया आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का समय था 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईसा पूर्व, ठीक है, उसे क्या कहें, आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल का डिफिनेशन क्या बताएं, जिसका विवरण हमें लिखित रूप में उपलब्ध है, यानी कि जिसके बारे में हम लोग को लिखा गया है लेकिन उसको अभी पढ़ा नहीं गया है। अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो वो लिखित लेख को पढ़े, वो लिखित जो वाक्य है, उस शब्द है, उसको पढ़ के समझे। तो आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका विवरण तो हमें है, लिखित रूप में है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, उस काल को क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। और इतिहास काल क्या, और थर्ड जो हम लोग का बिंदु बचा वो बचा ऐतिहासिक काल। तो वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है और उसे
पढ़ा भी गया है, समझा भी गया है, उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त किया गया है, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास। तो इतिहास काल का जो शुरुआत होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 600 ईसा पूर्व से और आज तक के काल को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। आइए, ऐतिहासिक स्रोत, इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उसे ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। अब ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है? ये तो ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। इतिहास के अध्ययन के लिए, मतलब इतिहास को जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन स्रोत, जिस पुस्तक, जिस उपनिषद, जिस मतलब बुक का हम लोग उपयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। इतिहास के अध्ययन के स्रोत जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी एवं यात्रियों के विवरण, ये 3 प्रकार से हम लोग इतिहास के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। पुरातात्विक स्रोत से, साहित्यिक स्रोत से और तीसरा विदेशियों के विवरण से। जो हमारे देश में विदेश से घूमने के लिए विदेशी आए हैं वो अपने भ्रमण के आधार पर लिखें, उसी को बोला जाता है विदेशियों का विवरण अपने यात्रा के दौरान। आइए, पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के पारमाणविक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। बोल रहा है कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, तो ये पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के परमाणविक एवं विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। थोड़ा यहाँ तक देखने की कोशिश करते हैं। आज पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के परमाणविक एवं विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। माने प्राचीन इतिहास के बारे में जिस बुक से हम लोग जानकारी एकत्र करके उसमें विश्वास करते हैं, उसकी प्रामाणिकता को मानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसी स्रोत को क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के तहत अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, सिक्का, माने ये सब पुरातात्विक अभिलेख के अंतर्गत, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पूछेगा कि अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक और इस सिक्का का अध्ययन मूर्ति या चित्र कला सॉरी दोस्त का अध्ययन हम लोग किस स्रोत के अंतर्गत करते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत करते हैं। अब आगे आइए, तो ये हो गया ना पुरातात्विक स्रोत, समझे हैं लोग ना? एक बार और समझ लीजिए लोग। ये अभिलेख, ठीक है, अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक और सिक्का। अभिलेख तो आप लोग समझते हैं, मुद्राएं, स्मारक और सिक्का, मूर्तियां एवं चित्रकला का अध्ययन जिस आधार पे हम लोग करते हैं उसी आधार को हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। आगे आइए, पुरातत्व वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों को भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व किसे कहते हैं? फर्स्ट ये क्वेश्चन ये बनेगा कि पुरातत्व कहते किसे हैं? पुरातत्व, पुराना तत्व, पुरातत्व का अर्थ पुराना तत्व। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के जो गर्भ है ना, यानी कि पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों की, मतलब जो पहले के लोग हैं उनके लोगों की भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसी को पुरातत्व कहते हैं। मतलब जो प्रारंभिक लोग थे वो किस किस वस्तु का उपयोग करते थे, उनका जब विनाश हुआ तो वो सारी उनकी संपत्ति, बर्तन, सिक्के, मनके, उसके बाद में स्तंभ सब जमीन के अंदर चले गए और उस जमीन के अंदर छुपे हुए वस्तुओं की खुदाई करके हम लोग अतीत के लोगों की भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पुरातत्व कहा जाता है। आगे आइए, पुरातत्वविद क्या होता है इसको देखते हैं। पुरातत्वविद क्या होता है? तो पुरातत्वविद पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। पुरातात्विक जो वस्तुएं हैं ना
उनका जो अध्ययन जो व्यक्ति करता है उसको क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहलाता है। जैसे उत्खनन, धरातल से खुदाई करके पुरातात्विक सामग्री प्राप्त करना उत्खनन कहलाता है। ये हो गया पुरातात्वविद। जो सामग्री हम लोग भूगर्भ के अंदर से निकाल कर उसका अध्ययन करते हैं, जो व्यक्ति करता है उसी को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। और ये दूसरा शब्द है उत्खनन। तो उत्खनन धरातल से खुदाई करके पुरातत्वविद सामग्री प्राप्त करना क्या कहलाता है, उत्खनन कहलाता है। अभिलेख पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, तो पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। चलिए दोस्त, आज तक यहीं रहते हैं, आज यहीं तक रख देते हैं। इसके बाद में हम लोग कल से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अभिलेख, पूरा लेखा शास्त्र। तो आप लोग बताइएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी करिएगा और कल हमको आप लोग श्योर करिए। ओके, थैंक्स। समाप्त हो गया, नहीं बोले हैं कि फिर अगले